सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? देखिए, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के एक ऑडिटोरियम में भी 2 दिन का शताब्दी समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइन लग गई। विक्की कौशल, शिल्पा शेट्टी, मोहन भागवत से मिलने और उन्हें सुनने के लिए कार्यक्रम में आए। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊंगा कि आज चैप्टर कौन कौन सा खोलने वाला हूं। किसानों को सड़क पर और संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। पीएम मोदी के खिलाफ इंडी का नया प्लान एक्टिव हो गया है क्या? राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव सब काम पे लगा दिए गए हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा क्या? अब अमेरिका से ट्रेड डील और रूस से तेल को लेकर हंगामे का पूरा सच फैक्ट के साथ बताने वाला चैप्टर लाया हूं। इसके अलावा मोदी को घेरने निकले थे, अब राहुल वर्सेस ममता होगा क्या? ममता ने कोर्ट में कौन सा गजब का यू टर्न मार दिया? राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाते रह गए। सलमान, शिल्पा, विक्की कौशल ने प्लान की लंका कैसे लगा दिया, आज आपको दिखाऊंगा। आरएसएस से 100 साल के प्रोग्राम से कौन सी तस्वीर आई कि इंडी वालों को भयंकर आग लग गई? मोहन भागवत का हम 2 हमारे 3 वर्सेस ओवैसी की पार्टी का हम 2 हमारे दर्जन, क्यों गजब कोहराम मच गया, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा मोदी ट्रंप की डील से पाकिस्तान में क्यों भूचाल आ गया है? शहबाज क्यों बोल रहे हैं कि बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान? भिखारी पाकिस्तान का बांग्लादेश को गजब धोखा, पैसे के लिए इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच खेल लेगा क्या, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। साथ ही नकली दूध बनाने वाला ऐसा गिरोह पकड़ाया है, तस्वीरें देखकर दिमाग का दही हो जाएगा। नकली जीरा, नकली दवाई, ऐसी ऐसी चीजें पकड़ाई भाई, ये चैप्टर मिस मत करना। और लास्ट में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा, सोचा है कभी? अमूल, एडिडास, एमआरएफ, ऐसे बड़े बड़े नाम तो आपने खूब सुने होंगे कंपनियों के, लेकिन इनका फुल फॉर्म क्या होता है, सोचा है कभी? सबका फुल फॉर्म है बॉस, एचडीएफसी, आईसीआई, सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। हैरान रह जाइएगा सुन के। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन तो कर लें, उसके बाद खोलेंगे पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में देश भर के छात्रों से बात की है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों को टेक्नोलॉजी का गुलाम न बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रेरणा के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है भाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर गए। 1 साल के बाद मां से मिलने पर योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का हालचाल जाना, उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने गांव में अपनी बहनों और भाइयों से भी मुलाकात की। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार से कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त आरोपी शिवम मिश्रा कार में मौजूद था, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बाद में पुलिस कमिश्नर ने मान लिया कि कार को शिवम मिश्रा ही चला रहा था। गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड केस के बाद 4 ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की सिफारिश की गई है। जांच के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है, जिसमें पॉपी प्ले टाइम, द बेबी इन येलो, इविल नन और आइसक्रीम गेम्स का जिक्र है। सुसाइड नोट में भी बच्चियों ने इन गेम्स को अपना पसंदीदा गेम बताया था। पुलिस का मानना है कि इन गेम्स की लत ने ही उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर किया। पंजाब के तरन तारण में एक युवक ने क्लासरूम में घुसकर लॉ स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरा मामला एक तरफा प्रेम का था। वाराणसी के दालमंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक दुकानदार ने अपने मकान और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश भी की। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड ए में रखा गया है। इस बार A+ ग्रेड जो होता था पहले, उसको हटा दिया गया है। शुभमन गिल पहली बार टॉप ग्रेड में आए हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ ग्रेड से हटाकर ग्रेड B में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। किसानों को सड़क पर और संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। पीएम मोदी के खिलाफ इंडी का नया प्लान एक्टिव हो गया है क्या? राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव तक लग गए काम पर। किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा क्या? अमेरिका से ट्रेड डील और रूस से तेल को लेकर हंगामे का पूरा सच फैक्ट के साथ बताने वाला चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। और मोदी को घेरने निकले थे, अब राहुल वर्सेस ममता होगा क्या? ममता ने कोर्ट में कौन सा गजब यू टर्न मार दिया, सबसे पहले इसका चैप्टर।
देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी डील करते जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, और इन डील से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के नए भारत की धमक दिख रही है। दूसरी तरफ इंडी वालों में खलबली का आलम यह है कि भाई उनका एक ही फोकस है कि मोदी को रोकना कैसे नरेंद्र मोदी के सामने स्पीड ब्रेकर बनकर खुद लेट जाएं, क्या कर दें कि गाड़ी आगे ना बढ़े। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कैसे मोदी की रफ्तार रोकें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो भाई मोदी तो रुक ही नहीं रहे, ना देश की अर्थव्यवस्था की गति रुक रही है, देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, इकोनॉमी रॉकेट बनी रही, तो मोदी को रोकना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इसलिए आप देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नया प्लान एक्टिवेट कर दिया, ऐसा लग रहा है। किसानों को फिर से सड़क पर लाने की तैयारी हो रही है, नए किसान आंदोलन की धमकियां दी जा रही हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भयंकर माहौल बनाया जा रहा है, इस डील के बहाने किसानों को भड़काया जा रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ फिर से किसान संगठनों को एक्टिव किया जा रहा है। यह माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप के सामने किसानों के हितों से समझौता कर लिया। ट्रेड डील की डिटेल आने से पहले ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा इंडी गठबंधन तो लग ही गया था। अब डील की डिटेल आ गई तब भी ये लोग वही माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम आपको ट्रेड डील पर मचे हंगामे का पूरा सच बताएंगे, रूस से तेल को लेकर जो बवाल मचा है उसके फैक्ट्स बताएंगे। इसके अलावा आज संसद में हंगामे का जो नया चैप्टर खुल गया वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यह खबर आई है कि अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रशासन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। संसद के बाहर आज दिन भर इसकी चर्चा होती रही, संसद के अंदर भी राहुल गांधी और मोदी सरकार के मंत्री आपस में भिड़ते रहे। आज संसद में क्या हुआ, देश में क्या करने की तैयारी है, अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि ये लोग ओम बिरला के पीछे पड़ गए हैं। लोकसभा में बहुमत तो है नहीं, तो ये प्रस्ताव ला काहे ले रहे हैं? क्या इस प्रस्ताव के पीछे राहुल गांधी की ममता बनर्जी से होने वाली रेस है? सब आपको कायदे से समझा दूंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसका ट्रेलर नहीं देखिएगा, देखिए पहले। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। Speaker committed to us that I will be allowed to speak here before the budget discussion. Now you are going back on your word. ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है, स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. If somebody said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. ये स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है। The issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want it. मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। आप सोचिए बॉस, जिस वक्त भारत दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के साथ डील पे डील कर रहा है, वहां उसे अपने विपक्ष से डील करने में दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि इनका खत्म ही नहीं हो रहा मामला। इनका हिसाब जो है वो वही ट्रैक रिकॉर्ड पे चले जा रहा है। मोदी ने सरेंडर कर दिया, बस इनको साबित करना है। अब किसान को भड़काने में लगे। एक तरफ संसद में बवाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर किसानों को उकसाया जा रहा है। किसान आंदोलन पार्ट 2 की कैसे तैयारी चल रही है आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि संसद में क्या नया प्लान इंडी वालों ने एक्टिव कर दिया है। संसद में हफ्ते भर से इंडी वालों ने गदर काटा, ये तो देश देख रहा है। राहुल गांधी एकदम जिद पर अड़ गए कि हमको बोलने कैसे नहीं दीजिएगा, हम बोलेंगे, किताबें पे बोलेंगे। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिए ये लोग। संसद का ये सीन सोमवार को भी चला। आज भी लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की ही बेट चढ़ गई, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि पहले नेता विपक्ष का भाषण होगा तभी सदन चल पाएगा, क्योंकि भाई इन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी को बुलवा के छोड़ेंगे। पब्लिक ने चुन के भले भेजा हो कि हमारा वहां पे सवाल उठाइएगा, हमको जो दिक्कत है वो सब पूछिएगा। इंडिया अलायंस और कांग्रेस का एक ही मकसद है। राहुल जी ने कह दिया जो बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने भी कह दिया कि प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी नेता विपक्ष चाहेंगे तो वो बोल सकते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान जो समय आवंटित है उस दौरान अपनी बात रख लीजिएगा। विपक्ष अड़ गया कि ना, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर सदन में टकराव हो गया, कार्रवाई हो ही नहीं पाई। इस बीच ये खबर आई कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अभिषेक बनर्जी, टीआर बालू ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है।
मुलाकात में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद ये उम्मीद बंधी कि भाई अब तो शायद कार्रवाई चलेगी, मिलके आए, कुछ बात हुई होगी, सेटिंग वेटिंग हुई होगी। लेकिन फिर हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिए हैं, सदन सबकी सहमति से चलेगा। यह बात हुई थी। अब सुनिए लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और किरण रिजिजू कैसे भिड़ गए। फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब ये लोग कौन सा नया प्लान लेकर आए। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए आप। यानी राहुल गांधी बोलेंगे, जो वो चाहते वो बोलेंगे, जो वो किताब दिखाना चाहते हैं, जिसके बारे में बोलना चाहता है बोलेंगे तो बोलेंगे, और जब वो चाहेंगे तभी बोलेंगे। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं। जब संसद में राहुल गांधी की जिद और इस हंगामे के बाद भी इंडी वालों का काम नहीं बन रहा तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया। लोकसभा में मचे इस हंगामे के बीच सूत्रों से खबर आई कि अब विपक्ष जो है वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता विपक्ष को न बोलने देने का मुद्दा है। 8 सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित करने का मुद्दा है। यह आरोप लगाना कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम मोदी को घेरने वाली थी, कोई अनहोनी घटना हो सकती थी, और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन न लेना, इन 4 मुद्दों को लेकर विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और सूत्र कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो नोटिस दिया जाएगा उस पर 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने साइन कर दिए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस कब लाया जाएगा यह मंगलवार को तय किया जाएगा। आप सुनिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कांग्रेस सांसद कह क्या रहे, फिर बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने से पहले ही विपक्ष में फूट पड़ गई है क्या। तो बात यह है कि स्पीकर साहब ये प्रोटेस्ट करना तो हमारा राइट है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट को ये बोलेंगे हमें ये प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला था इसलिए मैंने नहीं बोलने दिया, ये गलत बात है। इस बात को स्पीकर साहब को भी वापस लेना चाहिए। इसी बात के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के अगेंस्ट लाने का मन सबका बना हुआ है कि ये कैसे हाउस चल रहा है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि वो एकपक्षीय और संकीर्णता के साथ वो पूरी चीजों को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ये लाने का हमने लोगों ने निर्णय लिया। तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए। तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए। तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन। भाई कांग्रेस के सांसद तो साफ कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कांग्रेस का गुस्सा समझ में भी आता है क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण उनके हिसाब से नहीं हो पाया। लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों पर ही स्पीकर ने खुलासा भी किया था कि महिला सांसद पीएम मोदी को घेरने वाली थी, इसलिए स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस की चिढ़ साफ साफ समझ आती है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या इंडी गठबंधन के बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर उनकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस से जाके पूछिए। देखिए इसका मतलब इंडिया अलायंस इसको लेके राहुल गांधी के साथ है ही नहीं लग रहा है। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को मैंने आपको बोल दिया, आप मेरा कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप एक सवाल 5 बार पूछेंगे, मेरा 5 बार एक ही जवाब होगा। कोई चर्चा नहीं हुआ है। एक अपील स्पीकर के पास भेजा जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ लेटर टू रिकंसिडर हिज डिसीजन ऑफ सस्पेंडिंग द 8 MPs। लेकिन अगर कांग्रेस लाती है तो क्या टीएमसी ऑन बोर्ड होगी उस पर? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको पहले पता लग जाता है, सरकार ने बताया क्या? नहीं, कांग्रेस के सांसद ने बताया। कांग्रेस के सांसद बताने दो, कांग्रेस वालों से पूछिए थे दोबारा एक बार।
यानी ना टीएमसी कह रही है कि ना हम साथ देंगे, ना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ना हम तो साथ हैं कांग्रेस। अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव के बयानों से तो यही लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का पूरा प्लान सिर्फ कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां इसमें फंसना नहीं चाहती। क्योंकि आप देखिए कि टीएमसी का पूरा फोकस एसआईआर के मुद्दे पर है। समाजवादी पार्टी वाराणसी में माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अपमान के मुद्दे पर लगातार संसद में प्रदर्शन कर रही है। यानी इन दोनों पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, और शायद इसलिए ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की पिच पर न खेलने जाएं। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सबसे ज्यादा मोर्चा कांग्रेस ने ही खोला है। दूसरी बात यह कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर रिएक्शन देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम देकर लपका था, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला। लेकिन जब एसआईआर के मुद्दे पर बाजी मारने की बारी आई तो ममता बनर्जी सब लेकर चली गई। जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सड़क पर आ गई, तो भाई ममता बनर्जी को राहुल गांधी से ज्यादा लोग देख रहे हैं कि ये तो सीरियसली बोल रही है, लग रहा है एसआईआर पर। कांग्रेस को लग रहा होगा कि सारी लाइमलाइट तो ममता बनर्जी को मिल रही है। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और सीधे स्पीकर को निशाने पर ले लिया है? लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस की जो चिढ़ है उसकी वजह यह भी है कि स्पीकर ओम बिरला ने संसद में कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। क्योंकि उनकी महिला सांसदों पर स्पीकर ने खुलासा किया कि पीएम के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। आज प्रियंका वाड्रा समेत 6 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी। इस लेटर में महिला सांसदों ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। लेटर में महिला सांसदों ने उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि लोकसभा स्पीकर ने महिला सांसदों के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए। कांग्रेस की महिला सांसदों को सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। फिर राहुल गांधी ने जो कहा है कि माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। We are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There is no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. If somebody said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? अब आपको यह भी बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम क्या होते हैं और क्या राहुल गांधी के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने का नंबर भी है। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को लाने से करीब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। बजट सत्र का पहला पार्ट 13 फरवरी को खत्म हो रहा है, दूसरा पार्ट 9 मार्च से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया भी तो वो मार्च में बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा। संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाने की व्यवस्था देता है। नियम के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास नहीं बल्कि हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के साइन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में कांग्रेस के अपने 90 से ज्यादा सांसद हैं, यानी प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर के प्रस्ताव पर लोकसभा में सांसदों की वोटिंग होती है। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा में जिस पक्ष के पास 50% से ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है उसकी जीत हो जाती है। लोकसभा में साधारण बहुमत के लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि इंडी गठबंधन के पास करीब 234 सांसदों का ही समर्थन है। यानी नंबर गेम में सीधे सीधे विपक्ष की हार तय है। और यह बात कांग्रेस को भी पता है कि भाई उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन भाई राहुल गांधी को बोलने न देने का मसला है। भाई कुछ भी हो जाए, दिखाना तो है कि हम राहुल गांधी के लिए किस तरह लड़े। राहुल गांधी को कैसे नहीं बोलने दिया, इसलिए पूरी कांग्रेस स्पीकर के पीछे पड़ गई। सुनिए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर क्या खेला चल रहा है और क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा क्या। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही यानी एक तरफ तो इंडी गठबंधन की ऐसी पॉलिटिक्स है, संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए नए प्लान बन रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर लोगों को उकसाने का भी आरोप लग रहा है, किसानों को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों से सीधा समझौता कर दिया गया।
आप देखिए कि इस डील के खिलाफ अब किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि कानून पर प्रदर्शन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडिया अमेरिका डील के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 12 फरवरी को बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, यानी जिस वक्त संसद का सत्र चल रहा होगा उस वक्त किसान संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई उसमें एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ने अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। किसान संगठनों ने इस मामले में तुरंत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग कर दी। ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से कहा गया है कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स एनिमल फीड के लिए लाल ज्वार सोयाबीन ऑयल के लिए मार्केट को खोलने से सीधे सीधे डेयरी सेक्टर पर असर पड़ेगा, यानी किसान संगठन फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। फिर से किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही। आप सुनिए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव, भाई सब एक्टिव हो गए हैं। सुनिए एक बार इनको, फिर मैं फैक्ट्स बताता हूं। उनका पशु का फीड आएगा, सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है, तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव, ये वही लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून को लेकर ऐसा माहौल बना दिया था जिससे किसान आंदोलन में महीनों तक जो है वो आंदोलन चलता रहा। अब यही लोग फिर से आगे आ रहे हैं। उधर इंडी वाले और बाकी विपक्ष वाले ट्रेड डील को लेकर माहौल पहले से ही बना रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed and the government doesn't want to do that. अब इतना जरूरी चीज ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से 0 टैरिफ कर। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए, उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा, फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। विपक्षी पार्टियां हों या किसान संगठन, ये लोग डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स का मुद्दा उठा रहे हैं। अब अमेरिकी एथेनॉल भारत आएगा कह रहे हैं और भारतीय किसानों के मार्केट को बर्बाद कर देगा ये आरोप। इसी के साथ एनिमल फीड यानी पशुओं को दिए जाने वाले चारे में भी अमेरिका की एंट्री होगी कहा जा रहा है। इससे पशुओं और किसान दोनों का नुकसान होने का आरोप है। लेकिन ट्रेड डील में इसको लेकर क्या कहा गया है आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आप एक टर्म को समझिए, DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल। जब मक्के को फर्मेंट किया जाता है तो उससे एथेनॉल निकलता है। एथेनॉल निकलने के बाद मक्के के जो अवशेष बचते हैं वो पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी को DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल कहा जाता है। यह DDGS प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। अब यह समझिए कि डील क्या हुई है। डील के तहत अमेरिका सालाना 5 लाख टन DDGS भारत भेज सकेगा और इसी पॉइंट को उठाकर माहौल बनाया जा रहा है कि इससे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, जबकि यह सच्चाई यह है कि भारत का सालाना DDGS खपत 500 लाख टन है और अमेरिका से मात्र 5 लाख टन सालाना आना है। खपत है 500 लाख टन, आना है मात्र 5 लाख टन। यानी अमेरिका से जितना DDGS भारत आएगा वो भारत की खपत का मात्र 1% होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 1% खपत का आएगा तो भारत के पशु, भारत के किसान कैसे बर्बाद हो जाएंगे भाई? 1% से बर्बाद हो जाएंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया कि बाप रे बाप, अब नरेंद्र मोदी तो पूरा कृषि सेक्टर अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए। 1% खुला है, बताइए
इसके अलावा यह भी माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स को भारत में एंट्री मिल जाएगी, जो बड़ा खतरनाक है, इससे पशु मरने लग जाएंगे। जबकि सरकार साफ साफ कह रही है कि जीएम क्रॉप्स को भारत में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। इसी तरह सेब को लेकर कश्मीर में पीडीपी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सवाल उठा रही है। उसका सच भी आपको बताता हूं। अभी भारत में सालाना करीब 25 से 26 लाख टन सेब की खपत होती है, जिसमें से 20 से 21 लाख टन भारत में ही होता है और करीब 5.5 लाख टन सेब हम बाहर से ऑलरेडी अभी इंपोर्ट करते हैं। अभी भारत में करीब 75 रुपए प्रति किलो से कम दाम का सेब इंपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेब पर 50 रुपए का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है और उसके ऊपर 50% यानी 25 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी है। यानी बाहर से जो सेब आएगा वो 75 रुपए से सस्ता मिल ही नहीं सकता। अब सेब को लेकर अमेरिका के साथ डील में क्या कंडीशन है वो भी देख लीजिए। भारत ने अमेरिकी सेब पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 50 रुपए से पहले तो बढ़ा के 80 रुपया कर दिया है और उसके ऊपर भी 25% का इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दिया। यानी भारत में अमेरिका से आने वाला सेब 100 रुपए किलो से कम में बिक ही नहीं सकता। यानी डील से पहले भारत में इंपोर्ट होने वाले सभी देशों के सेब की न्यूनतम मूल्य 75 रुपए होती थी, उसको अमेरिका से डील के बाद बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया। तो कैसे कंप्रोमाइज हो गया बॉस? और 100 रुपया तो अभी आपका उसमें जब आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा ये। अब जाहिर सी बात है कि बढ़े हुए दाम वाला प्रोडक्ट मार्केट को कैसे बर्बाद कर सकता है। ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से भी जो डील हुई है उसमें भारत ने सेब का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए रखा है और यह भी कैप लगा दिया है कि 50,000 टन सालाना इंपोर्ट है, उससे ज्यादा तुम नहीं बेच सकते। बताइए कैसे किसान सेब का बर्बाद हो जाएगा बॉस? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डील में क्या है और बाहर भ्रम और झूठ फैलाया क्या जा रहा है आपको पता होना चाहिए। और यही बात मोदी सरकार भी कह रही है कि जो हमारी मुख्य सब्जियां हैं, फल हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन सबको हम उठा के डील से पहले ही बाहर कर दिए। और मैंने पाठशाला में आपको पहले भी बताया था कि भाई दुनिया के बाकी चीजें बाकी देशों से कई ऐसी कृषि की चीजें जो ऑलरेडी हमारे यहां आती हैं, इस डील के पहले से आ रही हैं, कांग्रेस के जमाने में भी आती थी। दिखाया ऐसा जा रहा कि बाप रे बाप पहली बार बाहर से कुछ आने जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि कैसे योगर्ट, बटर, मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इन सब में अमेरिका को कोई एंट्री ही नहीं दी गई। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा भारत के जो मसाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, हींग, अदरक, हल्दी, मेथी, सरसों और दूसरे पाउडर मसाले, ये सब डील से बाहर रखे गए। आप सुनिए ना, कृषि मंत्री पूरी लिस्ट बता रहे हैं भाई कि ये सब डील में रखे ही नहीं है, सब बाहर है। कैसे अमेरिका घुस जाएगा इस सेक्टर में भाई? भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। यानी अमेरिका को क्लियर कर दिया गया है कि ये तो आना नहीं, ये हमारे यहां नहीं आना है भाई, ये सब भेजना भी मत। और कुछ को है जो उस पर कोई छूट नहीं दी गई, रियायत नहीं दी गई है। और ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं जिसे अमेरिका की डील से दूर रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका की मार्केट में भारत के जिन कृषि उत्पादों पर बहुत कम या शून्य टैक्स लगेगा उसकी भी लंबी लिस्ट है। मसाले हैं, चाय है, कॉफी है, नारियल, सुपारी, काजू, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, मशरूम जैसी चीजें शामिल हैं। यानी इसी डील से भारत के किसानों को फायदा होगा। डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं,
भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इंडी वाले एक बवाल रूस से तेल को लेकर भी मचा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। इसके लिए अलग अलग देशों से डील होती है और यह डील ग्लोबल परिस्थितियों के हिसाब से होती है। ये जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं कि बाप रे बाप अब भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये 6 महीने पहले से हंगामा काट रहे थे, गदर काट रहे थे कि 6 महीने पहले ट्रंप ने कह दिया कि मेरी मोदी से बात हो गई, अब रूस से तेल नहीं खरीदाएगा, और ये मान लिए थे और तब भी गदर काट दिए थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हमने पाठशाला में आपको हर बार बताया कि देखिए इतना खरीदा रहा है, इतना खरीदा रहा है। तो 6 महीना झूठ बोल रहे थे ना आप। अब कह रहे हैं कि अब आगे नहीं, कैसे भारत खरीदेगा। और भारत हमेशा एक ही चीज बोल रहा है कि भाई हमारी प्राथमिकता यह होती है कि भारत को तेल की पर्याप्त सप्लाई होती रहे, सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम खरीदेंगे। पहले भी इसी सोच के साथ भारत दुनिया से तेल खरीदता था, आगे भी इसी सोच के साथ दुनिया से भारत तेल खरीदता रहेगा। सबसे बड़ी बात, नेशनल इंटरेस्ट, भारत का हित है। यह भारत आज भी ताल ठोक के कह रहा है। भारत के हिसाब से, हित के हिसाब से जो सही लगेगा भारत वो करेगा। सुनिए विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। Firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interest will be the guiding factor for us in our choices. Thank you. यानी भारत का हिसाब क्लियर है। अगर हमको रूस से भी सस्ता तेल कहीं से मिलेगा तो हम वहां से भी लेंगे। अगर गारंटीड रहेगी कि वहां से मिलता रहेगा और रेट जो है वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो वहां से लेंगे। कई प्राइवेट कंपनियों ने रूस से तेल लेना कम किया, लेकिन सरकारी कंपनियां तो अभी भी पिछले महीने भी ले रही थी। अब आगे क्या हिसाब बनेगा उसमें नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। लेकिन पहले 6 महीना झूठ बोले कि भारत ने तो खरीदना बंद कर दिया, अब कह रहे हैं आगे नहीं खरीदेगा। लेकिन भाई फैक्ट बोले, इस तरह की बातें करने से क्रेडिबिलिटी गिर जाती है विपक्ष की, पर वो समझे तब तो। पाठशाला में अब अगली क्लास। राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाते रह गए। सलमान, शिल्पा, विक्की कौशल ने प्लान की लंका लगा दी। क्या आरएसएस के 100 साल के प्रोग्राम से कौन सी तस्वीर आई कि इंडी वालों को भयंकर आग लग गई। मोहन भागवत का हम दो हमारे 3 वर्सेस ओवैसी की पार्टी का हम दो हमारे दर्जन, गजब कोहराम क्यों मच गया, अब इसका चैप्टर देखिए। इंडी वालों के निशाने पर नरेंद्र मोदी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन आरएसएस भी हमेशा इंडी वालों और उनके इकोसिस्टम के निशाने पर रहता है। आप राहुल गांधी को देखिए कि वो जब अटैक करते हैं तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आरएसएस का नाम जोड़ देते हैं। आरएसएस को तो राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा है। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम संघ और सावरकर को लेकर आए दिन कोसता है आरएसएस को, लेकिन ये लोग संघ के खिलाफ माहौल बनाते रह गए। वहां बड़े बड़े स्टार्स ने संघ के प्रोग्राम में लाइन लगाकर इनके प्लान की लंका लगा दी। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह से वो तस्वीरें आई हैं, इंडी वालों और उनके इकोसिस्टम को भयंकर आग लगी हुई। वो तस्वीरें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनने कौन कौन आ गया। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी की पार्टी तक में कोहराम मच गया। लेकिन जरा पहले ट्रेलर देखिए, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हुए हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा, शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया। देखिए, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के एक ऑडिटोरियम में भी 2 दिन का शताब्दी समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइन लग गई। इवेंट के पहले दिन जहां सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार पहुंचे, तो दूसरे दिन विक्की कौशल, शिल्पा शेट्टी मोहन भागवत से मिलने और उन्हें सुनने के लिए कार्यक्रम में आ गए। सेलिब्रिटीज का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं कि जो राहुल गांधी आरएसएस को क्या क्या नहीं कह दिया, आतंकी संगठन जैसा कुछ कुछ बता दिए, ऑलमोस्ट उससे कंपेयर ही कर दिए। उस आरएसएस के लिए देखिए कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं।
सलमान खान आरएसएस के इवेंट में पहुंचे तो संघ प्रमुख ने भी भरे ऑडिटोरियम में उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन भागवत ने कहा कि आज कॉलेज स्टूडेंट सलमान खान को फॉलो करता है। उनकी भाषा में ऐसे लोगों को महाजन कहा जाता है। सुनिए एक बार उनको। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। अब यह भी देखिए कि मुंबई में हुए आरएसएस के इवेंट में बॉलीवुड की कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई। सलमान खान तो पहुंचे थे, जिनको अभी आप देख रहे थे वो बैठे हुए थे। रणबीर कपूर पहुंचे हुए थे, सुन रहे थे एकदम बढ़िया से बैठ के। अक्षय कुमार पहुंचे हुए थे, जैकी श्रॉफ पहुंचे थे, विक्की कौशल वहां पर नजर आ गए, वो भी गए हुए थे। शिल्पा शेट्टी पहुंची हुई थी, करण जौहर पहुंचे हुए थे, अदनान सामी, इसके अलावा मधुर भंडारकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुंबई में आरएसएस के इवेंट के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने सिंगर अदनान सामी के भी काफी भ्रम दूर कर दिए। अदनान सामी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत जी के साथ एक यादगार दोपहर बिताई। उनका भाषण सुनना बेहद आनंददायक था और उन्होंने बड़ी कुशलता से कई मिथकों और गलतफहमियों को साफ किया। वे एक अद्भुत और नेक इंसान हैं। अदनान सामी ही नहीं, आरएसएस के इवेंट में पहुंची बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स ने भी दिल खोलकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की और उनके काम की सराहना की। भाई इंडी वालों को पहले ही आग लगी रहती थी कि ये सेलिब्रिटीज चले जाते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने, फिर उनकी भर भर के तारीफ कर देते हैं। अब ये लोग आरएसएस के कार्यक्रम में चले गए, अब आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी, बाकी इंडी के लोग आरएसएस को भर भर के कोसते रह गए, यहां अलग खेला हो गया। आप देखिए कि आरएसएस के इवेंट में बॉलीवुड ही नहीं, दूसरे फील्ड से जुड़े हुए भी दिग्गज पहुंचे, लेकिन इंडी वालों को सिर्फ सलमान खान और अदनान सामी नजर आए। अदनान सामी के मुंह से मोहन भागवत की तारीफ कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मोहन भागवत को अदनान सामी का इतिहास याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान पठानकोट हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था। आज मोहन भागवत उनके साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। आरएसएस इज इक्वल टू राष्ट्र के गद्दार। उधर शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने आरएसएस के इवेंट में सलमान खान के जाने पर क्या कहा है, सुनिए एक बार उनको। सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया। उनके आसपास जो फोटो हमने देखी, जो लोग बैठे थे, उसमें एक अदनान सामी थे। वहां से भागकर, पाकिस्तान से भागकर वो हिंदुस्तान में आए। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे पाकिस्तान के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था। अरे भाई, आपको यह दिख रहा है कि उनके पिता ने बम गिराए। जिसके पिता ने भारत पर बम गिराए, उसका बेटा भारत में जो है वो भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए तैयार हो, भारत भारत कर रहा हो, तो बम तो अदनान सामी के परिवार पे गिर रहा होगा अंदर ही अंदर कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, जो सनातन है, उसको देख के पाकिस्तानी का बेटा यहां जयकारे लगा रहा है, तो हमको तो खुश होना चाहिए। दिक्कत पाकिस्तानियों को होनी चाहिए, लेकिन यहां इंडी वाले परेशान हो रहे हैं। इंडी वाले और उनका पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि ये लोग तो संघ के खिलाफ हमेशा माहौल बनाते रहते हैं, हमेशा संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं, लेकिन इनकी बातों, इनके दुष्प्रचार का आज कोई लोड ही नहीं ले रहा है। बड़े बड़े स्टार लाइन लगा के संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश जल रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन का विरोध करती थी। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस ऐसा संगठन है जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं किया। कांग्रेस आरएसएस को हिंदुओं और मुसलमानों का सांप्रदायिक बंटवारा करके देश को तोड़ने वाला संगठन बताती है। कांग्रेस कहती है कि आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को किसी तरह का फायदा हुआ। यही नहीं, राहुल गांधी तो विदेशी धरती पर पहुंचकर आरएसएस को निशाने पर लेना नहीं भूलते। वो संघ और बीजेपी पर, संविधान पर हमला करने और देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगा देते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के तमाम नेता कई बार आरएसएस पर हमले कर चुके हैं। एक तरफ आरएसएस के इवेंट में स्टार्स पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ इतने से कम आग थोड़ी लगी थी। इस कार्यक्रम में वीर सावरकर को भारत रत्न देने में हो रही देरी के सवाल पर मोहन भागवत ने ऐसी बात कह दी कि इंडी वालों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की बेचैनी बढ़ गई। भाई, संघ प्रमुख से जब सावरकर को भारत रत्न देने में देरी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का कद तो पहले ही इतना बड़ा है कि उन्हें भारत रत्न देना मतलब सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ाना है। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा कि ओवैसी एकदम बाप रे बाप। दिखाऊंगा भी। स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। मोहन भागवत के मुंह से सावरकर और भारत रत्न की बात निकली तो ऐसा लगा मानो किसी ने मोदी विरोधियों की दुखती रग पे पैर रख दिया। कोई इसमें गोडसे को खींच लाया, कोई सावरकर को ब्रिटिश रत्न देने की बात करने लगा। ओवैसी और कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। जो गांधी के कत्ल का साजिश किया आप उसको दो बोल रहे, मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। भारत रत्न देना चाहिए नहीं, मैं तो कहूंगा ब्रिटिशों ने उनको ब्रिटिश रत्न देना चाहिए। उनको ब्रिटिश रत्न देंगे तो अच्छा होगा। मोहन जी, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, आरएस ये सावरकर साहब ने क्या क्या किया है वो जरा एक दफा पढ़िए, उसके बाद इस तरह की बात करिए। नहीं तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलिए कि आरएस सावरकर को एक सम्मान आपकी तरफ से दीजिए, आपको इतनी मदद की है उन्होंने, उनसे लीजिए। खैर ये सब फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें निकलती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो देश देख रहा है। ये एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ आरएसएस जिस तरह से जमीन पे काम कर रहा है उससे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। खैर एक फ्रस्ट्रेशन उधर पाकिस्तान में भी है, वो लोग अलग अलग बनाए हुए हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। मोदी ट्रंप की डील से पाकिस्तान में क्यों मच गया भूचाल, शहबाज क्यों बोले कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, भिखारी पाकिस्तान का बांग्लादेश को कैसा धोखा दिया है, पैसे के लिए इंडिया से खेल लेगा क्या वर्ल्ड कप का मैच, अब आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने जब मदर ऑफ ऑल डील की, पाकिस्तान एकदम रोने की कगार पे था, बाप रे बाप हम बर्बाद हो जाएंगे। यूरोप में पाकिस्तान का थोड़ा बहुत बिजनेस जो है वो भी चौपट हो जाएगा। फिर मोदी ने फादर ऑफ ऑल डील कर दी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि भाई जो बचा खुचा है मोदी तो सब समेट देंगे, भिखारी पाकिस्तान के पास बचेगा क्या। मोदी ट्रंप की डील में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान पे कहर बरप गया है। ट्रंप और मोदी की इस डील के बाद पाकिस्तान की हालत टाइट क्यों हो गई है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नुकसान से बचना मुश्किल है। सोचिए भिखारी पाकिस्तान की दुर्गति कैसी हो जाएगी। और कल तक ये लोग अकड़ दिखा रहे थे कि वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के लिए भारत का मैच कुर्बान कर देंगे। अब पैसे के लिए उसी बांग्लादेश को कौन ही मार दिए हैं कि भाई तू तो बाहर ही हो गया, उधर कोने में बैठ, हमको थोड़ा पैसा कमा लेने। पहले कह रहा था कि इंडिया से नहीं खेलेंगे, अब कह रहा है पाकिस्तान के पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा दोगे तो खेल लेंगे। कैसा देश है भाई। पाकिस्तान में पैसों के लिए कैसे रोना मचा हुआ है। क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, क्या चल रहा है वहां, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से वहां क्यों इतनी बेचैनी है, सब दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। आप सोचिए जिस भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारत में मोदी विरोधी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भारत बर्बाद हो जाएगा, उसी डील पर पाकिस्तानी कह रहे हैं ये डील ऑफ एशिया है। भारत में जब भी कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तान में हालांकि रोना पीटना मच जाता है। ईयू के बाद अमेरिका से डील हुई तो पहले शहबाज शरीफ रो रहे थे, अब पाकिस्तान की जनता अपना गुस्सा उतार रही। पाकिस्तान में भारत अमेरिका डील के कितने चर्चे हो रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद बताऊंगा क्या पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इस डील से वो बर्बाद हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका से डील पर पाकिस्तान में इसलिए हाहाकार मचा है क्योंकि इस डील का सीधा असर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री पर पड़ेगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एसोसिएशन कॉटन जिनर्स फोरम ने चिंता जता दी। अगर कपड़ा उद्योग के लिए कदम नहीं उठाए गए तो एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ जाएगी, वो कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया और यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दी है।
पाकिस्तान में आने वाली बर्बादी पर कैसे चर्चा हो रही है, ट्रेड डील से भारत की ताकत देखकर कैसे पाकिस्तान सदमे में है, उसकी भी एक झलक सुनिए। पाकिस्तान की बर्बादी और बेइज्जती दोनों एक साथ चल रही है। मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने कह दिया कि 24 घंटे में बता देंगे कि भारत के साथ वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि आईसीसी ने साफ कर दिया था कि टूर्नामेंट में चयनात्मक भागीदारी यानी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए तुम्हारा। खेलना है तो सब खेलो, नहीं तो बाहर बैठो। आईसीसी ने यह भी कह दिया था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटता है तो भारी आर्थिक नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। आईसीसी की आर्थिक नुकसान की बात की सख्ती के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ चुका था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने यू टर्न मारना शुरू किया, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान को पैसा दिख गया, ऊपर से यह भी दिख गया कि उसकी हरकतों की वजह से तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस डील में शहबाज शरीफ कूद पड़े। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ भारत से मैच खेलने को लेकर फैसला ले सकते हैं। वहीं जब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पर बैन लगाने को लेकर सवाल पूछा गया तो भड़क गए, कहने लगे कि मैं धमकी से नहीं डरता, ना सरकार डरती है, बाकी फील्ड मार्शल का आपको तो पता ही है। आप देखिए कि पाकिस्तान तब पलटा है जब भारत से मैच नहीं खेलने को लेकर शहबाज शरीफ ने बयान दिया था। मोहसिन नकवी की तरह ही शहबाज शरीफ भी डींगे हाँक रहे थे। पाकिस्तान पहले ही कंगाल है, जहां पैसा दिखता है दो मिलाते पहुंच जाता है। जब आईसीसी ने आर्थिक नुकसान की बात कही तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए 3 शर्तें रख दी। पाकिस्तान चाहता कि उसे क्रिकेट से जो कमाई हो रही है उसमें ज्यादा हिस्सा मिले। क्यों भाई? बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ा के बाहर कड़वा दिए, उसको बाहर बैठवा दिए, उसकी जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है। अब उसको कह रहे कि भाई तू तो बाहर ही बैठा है, मैं थोड़ा पैसा कमा लेता हूं। भाई भाईचारा दिखा रहे थे ना, तो पैसे पे खेलने को क्यों तैयार हो रहे हो? दूसरी शर्त सुनिए, कह रहा है कि भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट फिर से शुरू कराया जाए। क्यों भाई? भारत से इतनी दिक्कत है तो बायलैटरल क्यों खेलना है तुमको? तीसरी शर्त, मैचों के दौरान खिलाड़ियों से हैंडशेक करवाया जाए। पैसों के लिए जिस तरह से पाकिस्तान शर्तें रख रहा है उसी पर अब पाकिस्तान में मीम बन रहा है। एक मीम में पाकिस्तान की टीम को सिर पर आटे की बोरी रखकर ले जाते दिखाया गया कि इनको तो आईसीसी 4 बोरी 10 बोरी दे देगा आटा, तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। दूसरे मीम में जय शाह के सामने गुहार लगा रहे हैं ये लोग और फोटो पर लिखा है हैंडशेक करवा दीजिए। एक मीम में शहबाज और मोहसिन नकवी को साड़ी पहने दिखाया गया और इस पर गाना लिखा है मैं तो कब से ही रेडी तैयार हूं, मतलब मैं डांस कर दूंगी अगर पैसा मिल जाएगा। इस तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक मीम में तो चूरन की पुड़िया पर मोहसिन नकवी की फोटो लगा दी गई, लिखा है मोहसिन नकली लाहौरी चूरन। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शर्तें रखी और उसे लगा कि वो अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन आईसीसी ने उसका भूत बना दिया। पाकिस्तान को आईसीसी से कैसे तगड़ा झटका लगा है वो भी सुनिए। भाई वो तो आईसीसी खुले खुले कह रहा है। आईसीसी ने खुद कह दिया है कि बांग्लादेश भले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है लेकिन उसे आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश में पिछले साल महिला T20 वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था। इसकी भरपाई के लिए नेक्स्ट साइकिल में बांग्लादेश को अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे किसी टूर्नामेंट की मेजबानी आईसीसी खुद ही देने पर सोच रहा है। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत से द्विपक्षीय सीरीज शुरू करवा दो। आईसीसी ने साफ तौर पर मांग खारिज कर दी कि भाई ये मेरे क्षेत्र में थोड़ी, ये भारत चाहेगा तो खेलेगा। पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राई सीरीज करवाने के लिए कहा कि चलो ये करवा दो। आईसीसी ने यह भी खारिज कर दिया कि यह भी मैं नहीं करा सकता। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को इस साल बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए। आईसीसी ने यह भी खारिज कर दी कि हम कैसे कहेंगे कि तुम बांग्लादेश जाओ। यानी पाकिस्तान को उसकी औकात आईसीसी ने बता दी और क्लियर कर दिया कि बहुत तुमको आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने शर्त रख दी कि भाई एक काम करो, कुछ पैसा ही दे देते तो हम खेल लेते। आईसीसी ने कहा कि भाई पैसा कैसे दे देंगे, ये बोर्ड में न तय होगा। देखिए सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान घूम फिर के खेलेगा, लेकिन जाते जाते भागते भूत की वो कहते हैं ना लंगोटी ही सही। तो वो सोच रहा था कि भाई इसी नौटंकी में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल गया तो लेके चल देंगे। ऐसा फर्जी और नकली देश आपने नहीं देखा होगा, लेकिन खाली देश नकली नहीं होता,